नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल सोशल लाइन में। आज मैं आपको किडनैपिंग के बारे में बताऊंगा, क्योंकि वर्तमान में आपने देखा होगा कि आजकल पूरे प्रदेश में किडनैपिंग की समस्या बहुत ज़ोरों पर है और तमाम ज़िलों में किडनैपिंग एक आपदा के रूप में हमारे देश में आया हुआ है। और इसी आपदा के दौर में जहाँ कोरोना की आपदा है, वहीं किडनैपिंग भी एक आपदा के रूप में पूरे प्रदेश में बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। और हम किस प्रकार से सावधान रहें तो किडनैपिंग और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि किडनैपिंग जो है, किडनैपिंग एक माइनर्स या अवयस्क लोगों, अवयस्क हो अगर, जैसे 17 साल से कम उम्र के बच्चे या 18 वर्ष से कम उम्र की बच्चियों का अगर अपहरण होता है तो उसे किडनैपिंग माना जाता है और उसे व्यापारण भी कहते हैं। जिनमें माइनर्स होते हैं या मानसिक रूप से विकलांग लोग, वो किडनैपिंग की श्रेणी में आते हैं। और अपहरण की श्रेणी में जो लोग बालिग होते हैं और मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं, वो अपहरण की श्रेणी में आते हैं। अपहरण आईपीसी की धारा 363 में दर्ज की गई है और अपहरण के अपराध में 7 वर्ष की सज़ा तथा जुर्माना दोनों हैं और ये संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है। और अपहरण में धारा 364 है आईपीसी की, उसमें हत्या करने के लिए अगर अपहरण किया गया हो तो अगर धारा 363 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज है, अगर उस व्यक्ति की हत्या हो जाती है तो वो बदल करके धारा 364 हो जाती है। और जब 364 धारा आईपीसी की चेंज हो जाती है इस अपराध में, तो उसमें लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट यानी आजीवन कारावास की सज़ा दी जाती है या 10 वर्ष का कठोर कारावास भी दिया जा सकता है और इसका ट्रायल सेशन न्यायालय में चलेगा। धारा 364 का आईपीसी की, इसमें फिरौती के लिए जब अपहरण किया जाता है तो इस धारा का प्रयोग किया जाता है। धारा 364 का इस धारा में अगर अभियुक्त दोषी पाया जाता है तो मृत्यु या लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट यानी आजीवन कारावास के साथ दंडित किया जाएगा, प्लस जुर्माना भी लगाया जाएगा। इसका भी ट्रायल सेशन कोर्ट में ही होता है। धारा 366 आईपीसी की, ये भी अपहरण के मुकदमों में ही प्रयुक्त होता है। जब किसी स्त्री को अपहरण किया जाता है विवाह, जबरन विवाह के लिए, इसमें दोषी पाए जाने पर 10 वर्ष का कारावास या जुर्माना दोनों, सेशन न्यायालय में ट्रायल चलेगा और ये भी संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है। तो इस प्रकार मैंने विभिन्न धाराएं आपको बताई जिनके अंतर्गत अपहरण अपराध विभिन्न सजाओं के साथ है। जब कोई अपराध अपहरण का किया जाता है फिर वो हत्या में कन्वर्ट हो जाता है या फिरौती में, तो उस हिसाब उसमें अपने अलग अलग हिसाब से सज़ा का प्राविधान है। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अपहरण जो ये घटनाएं हो रही हैं, इनसे हम कैसे बचें। इनसे बचने के लिए हमें सावधानी पूर्वक लोगों से मेल जोल या दोस्ती या नए लोगों के साथ किस तरीके से हमें अपने व्यवहार को सीमित रखना है और हमें घर से आते जाते समय या घर में बहुत ही सावधानी पूर्वक रहना है। किसी अनजान व्यक्ति के लिए अपना गेट नहीं खोलना है, क्योंकि इसी प्रकार की कमियों से ही ये अपराध बढ़ते हैं। अपहरण अपराध बहुत ही समय से, एक लंबे समय से ही पूरे प्रदेश और भारत में चला आ रहा है, लेकिन इस पे कठोर कार्रवाई जब तक नहीं होगी तब तक ये अपराध कम नहीं हो सकते हैं। अगर हम अपने सामाजिक रूप से
इन घटनाओं को रोकने के लिए कुछ सावधानी तथा पुलिस का सहायता रखेंगे तो हमें इन घटनाओं को रोकने में सफलता प्राप्त होगी। अक्सर आपने देखा होगा कि जैसे कोई भी अपहरण की घटना कारित हो जाती है तो अपहरणकर्ता सबसे पहले घर में फिरौती के लिए फ़ोन करता है और पुलिस को सूचना न प्रदान करने की धमकी देता है। हमको करना ये चाहिए कि पुलिस से कोई भी सूचना छुपाई ना जाए, पुलिस को सूचना शेयर करते रहना चाहिए, क्योंकि एक बार अपहरण किए हुए व्यक्ति की जीवित लौटने की कोई गारंटी नहीं होती है। इसलिए जब भी कहीं ये घटना हो जाए तो 112 नंबर पे फ़ोन करके हमें सर्वप्रथम पुलिस को इस घटना की सूचना देनी चाहिए और ज़िले के वरिष्ठतम पुलिस अधीक्षक से व्यक्तिगत मिल करके पूरे घटना को संज्ञान में लाना चाहिए और प्रदेश के डीजीपी लॉ एंड ऑर्डर को भी लिखित रूप में इस सूचना की जानकारी देनी चाहिए ताकि वो त्वरित कदम उठा करके आपकी सहायता कर सकें। घटना को दबाए या छुपाए रखने से कोई भी लाभ नहीं मिलता है, उसका पूरा लाभ अपहरणकर्ता को मिलता है, जिसका फ़ायदा उठा करके वो फिरौती की रकम भी ख़त्म कर जाते हैं और अपहरित किया हुआ व्यक्ति भी वापस नहीं आ पाता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आपके कोई भी सवाल हो तो इंस्टाग्राम आईडी पर सवाल पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।